मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और आज बाजार पर अपना विस्तार से मत रखने के लिए इक्विनामिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जी। राजेश जी, वैसे ढेर सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ग्लोबल इम्पैक्ट से भारतीय बाजार जूझ रहे थे। उन्हें देखते हुए भी संभलने की कोशिश कर रहे थे। एक राहत की सांस ये आई थी कि एफआईएस की वापसी हुई है। वापस एफआईएस की तरफ से भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। ढेर सारे वॉलेटाइल सिनेरियोज हैं और इन सिनेरियोज पर भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए कैसे देखा जाए? इज इट अ कॉशन विच इज जस्टिफाइड? क्या ये कुछ रीअलाइनमेंट्स हैं या फिर यहाँ से डाउनसाइड फिर विजिबल हो सकती है? बाजार को आप कैसे देखते हैं? ये जो आपने प्रश्न पूछा है, हर इन्वेस्टर के टॉप ऑफ द माइंड में यही क्वेश्चन है कि अभी ये स्थिति जो है जिसमें हम अपने आप को पा रहे हैं, इसमें से क्या मार्केट कहाँ जा सकता है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं हाल ही में, देखा जाए तो इन सब के बावजूद मार्केट में काफी जो अस्थिरता थी, जो वॉलेटिलिटी थी, वो काफी सीमित रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इसके काफी कारण हैं। एक तो है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर लगातार खरीदते जा रहे हैं। सो काफी खरीदारी चल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो काफी समय से सितंबर से मार्केट को बेचते जा रहे थे, अब देखा जाए हाल ही में डेटा जो आया है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत बाइंग शुरू कर रहे हैं। अगर आप 2000 से देखें, 2000 से देखें, ताकि 25 साल हो चुके हैं, तो इसमें अभी जो फॉरेन होल्डिंग्स है कंपनीज की, भारतीय इंडियन कंपनीज की, वो एकदम लो पर है। और यहाँ पर जो बाइंग शुरू हो रही है, इसमें जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें लग रहा है कि ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी और इससे मार्केट को एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता मिलेगी। दूसरा प्रश्न जो बड़ा है जियोपॉलिटिकल, अभी टैरिफ्स के बारे में बात हो रही है। तो टैरिफ्स में जैसे कि आपने कहा कि राहत मिल रही है हर स्थिति में, हर परिस्थिति से। बट आई थिंक टैरिफ्स के बारे में अगर मेरे मेरे व्यूज ये हैं कि ये राहत नहीं है, बट थोड़ी सी मोहलत मिली है। तो इंडियन कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये जो मोहलत मिली है, इसमें अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अपने एक्सपोर्ट पॉलिसीज, अपने एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट प्रोफाइल्स हैं, उन सब पे फोकस करके एक ऐसा फेस दिखाना है दुनिया को, स्पेशली यूएस और जो दूसरी कंट्री हैं जो अपने टैरिफ्स के बारे में अभी सोचने लगे हैं, कि हमारे बिजनेस पर ज्यादा अफेक्ट नहीं आए। क्योंकि ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया का अगर आप पीएनएल देखेंगे तो फॉरेन रिलायंस हर कंपनी का नहीं है, बट फॉरेन सेल्स मोर और लेस सब कंपनीज कर रही हैं। बोला जाता है कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही बड़ा है और बहुत और वाकई में है। बट आई थिंक ना ही सिर्फ एक डाइवर्सिफिकेशन, बट ऑल्सो एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलता है अगर आप फॉरेन कंपनीज को बेचते हैं। तो ये टैरिफ्स और जियोपॉलिटिक्स पर मेरी व्यूज है। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर, एक नमस्कार। और चर्चा हो रही है कि बाजार के जो वैल्यूएशन हैं थोड़े से फिर से महंगे हो रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस वैल्यूएशन को लेकर थोड़े चिंतित होने की जरूरत है? और दूसरी चीज, अब मॉनसून यहाँ से पिकअप करेगा, कंजम्पशन वाले शेयर जो हैं वो थोड़े से फ्रंट पे आएंगे। अब कंजम्पशन बास्केट बहुत बड़ी है, आपके हिसाब से वो कौन से एरियाज हैं जो आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस भाव पर? जी, आई थिंक ये तो बात तो सही है कि वैल्यूएशंस जो हमने एक फॉल देखा था, वहां से जो रिकवरी हुई है, तो सभी खुश हैं कि रिकवरी हो गई है। और वो रिकवरी के साथ में वैल्यूएशंस फिर से उसी हाई लेवल्स पर पहुंच गए हैं जहां से करेक्शन हुई थी। तो वैल्यूएशंस एक बड़े कंसर्न इंडियन मार्केट्स में रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही बड़ा कंसर्न ये नहीं है, बिकॉज अगर आप कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखें, पिछले 2-3 साल से जो काफी कैपेक्स रिवाइव हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में, लास्ट इलेक्शन जो हुए पिछले साल, वहां से गवर्नमेंट का कैपेक्स तो फॉल हो गया है। वो भी एक थोड़ा मेरे ख्याल से बैलेंस बन रहा है, वो पता नहीं कब उसमें ग्रोथ आएगी। बट प्राइवेट बैलेंस शीट्स अगर आप देखें तो इंडियन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट प्राइवेट सेक्टर की काफी स्ट्रांग है। उसमें जो केपेक्स प्लान सबने अनाउंस किए थे, ये अब ट्रम्प के आते काफी कंपनीज ने उन केपेक्स प्लान्स को थोड़ा होल्ड पर रखा है कि ये पहले पॉलिसीज क्लियर हो जाए, टैरिफ्स क्या है, कैसे लगेंगे, कितने लगेंगे, वो सब एक क्लैरिटी आ जाए तो आई थिंक ये कैपेक्स साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। तो वैल्यूएशन जो है, अगर आप पीएनएल के हिसाब से देखें तो महंगे लगते हैं।
बट जो इम्प्रूवमेंट इंडियन कंपनीज में आई है वो ज्यादा ज्यादा पीएनएल पे नहीं दिखेंगी, और मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स आपको ग्रोथ नहीं दिखेंगे, देयरफॉर वैल्यूएशन आपको थोड़ी हाई लगेंगी। बट जो बैलेंस शीट में क्लीन हो रहा है, आई थिंक उसको कोई प्राइस नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो जो नॉर्मल तरीके हमारे हैं वैल्यूएशंस देखने के, जैसे कि पी रेशो हो गया, ईवी एबिटा हो गया, जो नॉर्मल सब लोग देखते हैं, आई थिंक उसमें इंडियन मार्केट महंगे दिखेंगे, लेकिन वो इतने महंगे हैं नहीं। तो आई थिंक ये अभी भी काफी ऐसे कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, जहां पे आपको अर्निंग्स दिखेंगी। एक रीजनेबल 12 to 15% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है हमारी। राजेश, इन दिनों रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है। एसआईपीज डिस्पाइट मार्केट वॉलेटिलिटी जारी रही है। इनफैक्ट ताज़ा एम्फी डेटा की अगर बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हाईएस्ट एवर इनफ्लोज भी देखने मिले हैं। ऐसे में कई सारे निवेशक होंगे जिनके हाथ में अब भी कैपिटल होगा और उन्हें अपने पोर्टफोलियो को बनाना होगा। किस तरह से अपने पोर्टफोलियो का गठन करना चाहिए जिनके पास अभी कैपिटल है और वो सोच रहे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी ये पैसे कहीं पार्क करने हैं हमें? जी जी। नहीं, आई थिंक ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको हम सोचते थे एक 10 साल पहले तक के रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा मार्केट समझता नहीं है, और जब रिटेल इन्वेस्टर्स आके बाय करते हैं तो मार्केट का टॉप बन जाता है। आई थिंक उन्होंने ये पिछले 3-4 साल में कोविड के बाद से काफी इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया है। और अगर आप देखा जाए तो ना ही उनका फ्लोज म्यूचुअल फंड में ज्यादा रहा है, बट डायरेक्ट इक्विटीज भी रिटेल रिटेल ने काफी सपोर्ट किया है। और जैसे कि आपने कहा कि कंटिन्यूस बाइंग करते रहे हैं। तो आई थिंक अगर अभी भी किसी के पास जो एक्सेस अर्निंग्स आ रही हैं, जो एक्सेस कैश फ्लो आ रहा है, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? मेरा मानना है कि अगर आप मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स हैं, एक नए निवेशक हैं, तो पहला आपका स्टॉप होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स। आप एक सेफ, बड़े कंपनीज के, लार्ज कैप्स के, जो एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं इक्विटीज के, अगर आपका ये पहली बार इक्विटी एक्सपोजर होना होना है, स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर होना है, तो वो एक बहुत ही सेफ तरीका होता है। बट अगर लोग जो हैं 2-4 साल से कोविड के आसपास से अगर मार्केट में निवेश करते जा रहे हैं, तो उन्हें अपना सेक्टर, जो उनको सेक्टर समझ आता है, जो थोड़ी बहुत कंपनी समझ में आती है, आई थिंक पहला इन्वेस्टमेंट्स उसी उसी जोन में, उसी एरिया में रखें। ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था मानसी जी के, 2020 से लेकर जो डीमैट अकाउंट्स में ग्रोथ हुई है, तो 2019 के आसपास अगर आप देखें तो एक 3 करोड़ अकाउंट हुआ करते थे, अभी 20 करोड़ अकाउंट हैं। तो ये जो 17 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, ज्यादातर ये 17 करोड़ जो है, ये 17 करोड़ नए इन्वेस्टर्स हैं, नए निवेशक हैं मार्केट में। तो आई थिंक इनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इनको इक्विटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है अपना ओवरऑल वेल्थ बनाने के लिए। अगले अगले 10-20-50 साल के लिए जो आप वेल्थ बना रहे हैं वो जरूरी है। बट इसमें ज्यादा रिस्क लेने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है कंपनीज की, अगर 12-15% तक होंगी अगले 3-5 साल तक, तो भले आपका आपका एकदम वर्टिकल ग्रोथ नहीं होगा वेल्थ का, लेकिन आपका बहुत अच्छा एक स्टेबल ग्रोथ रहेगा। आपके आखिरी जो दो लाइनें थी उसी में से मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि नए डीमेट काफ़ी ज़्यादा खुले, 14-15 करोड़ नए ट्रेडर निवेशक बाजार में आए। एक चीज़ और है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी मंदी देखी नहीं। ये पहली हाँ बार हुआ जी। है कि जब बाजार में थोड़े टर्बुलेंस आए तो इनका हौसला थोड़ा डिग गया। आप ज़रा ये बताइए कि अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अब बाहर हो लिए, एक झटका लगा और वीक हैंड्स को बाजार ने बाहर कर दिया। हाँ जी। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कोविड के बाद में 2-3 साल तक तो बड़े तेज रनअप रही बाजार में, किस तरह के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ बाजार में रहना चाहिए, कितने हाँ रिटर्न की उम्मीद करें, और आपका पर्सनल असेसमेंट क्या कहता है? जी जी। नहीं, ये बहुत ही सही बात कही आपने, और ये बड़ा प्रश्न रहा हमारे दिमाग में भी। हम लोग भी ये सोचते थे कि अगर ये मंदी हो गई मार्केट में, जो सितंबर से हमने देखी मंदी, तो मंदी में ये जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो नए निवेशक आए हैं, इनका क्या रिएक्शन होगा? और आई थिंक ये देखते हुए एक बहुत ही कॉन्फिडेंस में हमारा बड़ा है मार्केट में, कि जो बाहर हो गए वो बहुत ही एक छोटी पॉपुलेशन थी। जो मेजोरिटी ऑफ नए इन्वेस्टर आए थे, नए निवेशक आए थे, वो मार्केट में बिल्कुल डटे हुए हैं और निरंतर खरीदारी करते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो मार्केट में भी बना हुआ है, आई थिंक अगर आप देखें, जैसे कि मैंने कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ एक 12 और 15% के बीच में अगले 3-5 साल तक चलेगी। तो आई थिंक जो वैल्यूएशन हैं, अगर वो बड़े नहीं, अगर जो मल्टीपल्स हैं, पीई मल्टीपल वगैरह एक्सपैंड नहीं भी हों, तो भी एक 15% आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन लार्ज कैप स्टेबल कंपनी से रहेगा।
अगर आप थोड़ा जितना रिस्क थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे कि आप लार्ज कैप से मिड कैप में आए, स्मॉल कैप में आए, माइक्रो कैप में आए, वैसे ही आपका रिस्क लेवल अगर अगर आपको अलाउ करता है वो करना, तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन हर एक स्टेप में 3 से 5% बढ़ता जाएगा। तो 12-15 जो मैं कह रहा हूँ, 15%, वो 15 से 18-20% होगा, 22-25% होगा, जैसे कि आप ज्यादा रिस्क लेंगे मार्केट में। जी बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर आपने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही बारीकी से आपने अपने विचार रखे और हमारे दर्शकों की ज्ञानवर्धन में और उत्साहवर्धन दोनों में आपने आज मदद की। वैसे भी सुबह जो माहौल है बाजार का वो छट गया है। निफ्टी की बात करें तो 205 अंक ऊपर इस वक्त आपको निफ्टी दिखेगा डबल सेंचुरी लगाकर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों का उछाल। 50 में से 47 शेयर इस वक्त कर रहे हैं तेजी के साथ कारोबार, 3 शेयर सिर्फ नरम है, और इंडसइंड को छोड़ के कोई भी शेयर 1% से ज्यादा की गिरावट नहीं दिखा रहा है। ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर भी कल के झटके के बाद आज फिर से अच्छी लग रही है। 1865 शेयर मजबूत हैं और 670 शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो माहौल अच्छा फिर से होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करेंगे कि ये जो शुरुआती जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करे आगे भी। देखिए चलिए, शो को फिलहाल यहीं पर समेटने का समय हो गया है। मानसी को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे योर स्टॉक्स, और योर स्टॉक्स में हिंडाल्को के नंबर्स आए हैं, मैनेजमेंट से जरा बातचीत करेंगे, ग्रोथ को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, आगे के ट्रेंड्स क्या है मेटल इंडस्ट्री में, चीन का फैक्टर कितना उनको सपोर्ट करेगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। आप कहीं जाएगा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फौरन।